नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथी महानी। नजर करते हैं स्पीड न्यूज पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल 2 दिन के गुजरात के दौरे पर है। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमला जारी रखा है। वहीं कुछ महीनों में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। आप नेता ने राज्य में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश के बीच कहा कि बीजेपी मुख्यमंत्री को बदलती रहती है। सीएम केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य में हालिया नेतृत्व परिवर्तन के जिक्र कर रहे थे। कर्नाटक, उत्तराखंड और त्रिपुरा में भी हाल के वर्षों में इसी तरह के बदलाव देखे गए हैं। सीएम केजरीवाल ने बात करते हुए कहा कि मैंने सुना है कि पीएम मोदी के बाद सोनिया गांधी प्रधानमंत्री पद के लिए बीजेपी की अगली उम्मीदवार होंगी। कृपया बीजेपी नेता से पूछें जो इस पर सवाल पूछ रहे हैं। सोनिया गांधी की पीएम मोदी की उत्तराधिकारी माना जा रहा है। लगभग 27 वर्षों से राज्य में शासन कर रही बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अब और डरने की जरूरत नहीं है। बीजेपी जा रही है, आम आदमी पार्टी सत्ता में आ रही है। राज्य में भी जो घोटाले हुए हैं उनकी जांच की जाएगी और जनता को उसका पैसा वापस मिलेगा। सोमवार को अपनी ऑटो की सवारी से जुड़ी सुरक्षा चिंताओं के बीच राज्य पुलिस के साथ उनके टकराव के बारे में मैंने पूछे जाने पर केजरीवाल ने कहा कि क्या एक सीएम को ऑटो रिक्शा यात्रा नहीं करनी चाहिए। मैं दिल्ली में भी ऑटो से यात्रा करता हूँ, बाद में मुझे यहाँ भी सुरक्षा दी गई थी। कांग्रेस विधायकों ने मानसून सत्र के पहले दिन मंगलवार को मध्य प्रदेश विधानसभा के एक गेट पर बड़ी मात्रा में लहसुन फेंककर विरोध प्रदर्शन किया और राज्य की भाजपा नीति सरकार पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से वायरल हो रहे वीडियो में किसान अपनी उपज की बेहद कम कीमत मिलने के चलते सड़कों, नदियों और नालों के लहसुन में भरे बारे फेंकते हुए दिखाई देते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन मंगलवार को कांग्रेस विधायकों सचिन यादव, जीतू पटवारी, कुणाल चौधरी, पीसी शर्मा और अन्य अपने कंधों पर लहसुन भरे बोरे पहुंचे थे। यादव ने संवाददाताओं से कहा कि किसानों को उनकी लहसुन की उपज की लागत भी नहीं मिल रही। वे इसे केवल 1 रुपए के प्रति किलोग्राम की दर से बेचने के लिए मजबूर है और इस विरोध में उपज की नदियों में तथा मंडियों में भी सामने फेंक रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि सरकार किसानों की आय दोगुना करने की बात कर रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि अपने उन्हें उत्पादन की लागत भी नहीं मिल पा रही। यादव ने कहा कि उर्वरक, बीज और डीजल की बढ़ती कीमतों ने पहले ही किसानों को बुरी तरह प्रभावित किया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ भाजपा ने विधायकों की खरीद फरोख्त की, लेकिन वह किसानों के प्रति उदासीन और उनके पास किसानों का लहसुन खरीदने के लिए पैसा नहीं है। उल्लेखनीय है कि करीब 2.5 साल पहले कांग्रेस के 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके चलते मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार गिर गई थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भारत जोड़ो यात्रा पर कहा कि विपक्षी एकता का मतलब कांग्रेस को कमजोर करना नहीं है। हमारे सहयोगी को भी यह समझना चाहिए कि हम खुद को और कमजोर नहीं होने देंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने विपक्षी एकता को लेकर रीजनल पार्टियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि हाथी जाग रहा है। उनका इशारा 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष की ओर से क्षेत्रीय दलों का प्रतिनिधित्व की ओर था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का यह बयान उस समय आया था। उन्होंने बयान तब दिया था जब उन्होंने एक दिन पहले कहा कि कांग्रेस को उन सीटों पर लड़ना चाहिए जहां उसका सीधा मुकाबला बीजेपी से है, लेकिन यहाँ भी क्षेत्रीय दल मजबूत है। जैसे ही बिहार में उसे हमें ड्राइविंग सीट पर बैठने देना चाहिए। जयराम रमेश ने सोमवार को भारत जोड़ो यात्रा पर एक संवाददाता सम्मेलन में जोर देकर कहा कि विपक्षी एकता का मतलब कांग्रेस को कमजोर करना नहीं है। उन्होंने दावा किया कि मुझे खुशी है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद सभी ने देखा कि हाथी जाग गया है, हाथी आगे बढ़ रहा है और सभी दल देख रहे हैं कि कांग्रेस क्या कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस के सहयोगी बयान देंगे। उन्होंने कहा कि एक मजबूत कांग्रेस विपक्षी एकता का महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारत जोड़ो यात्रा के लिए विपक्षी एकता के लिए नहीं, यह कांग्रेस को मजबूत करने के लिए है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कहती रही है कि अन्य दलों या नागरिक समाज समूहों के किसी भी व्यक्ति को इसमें शामिल होना चाहिए। एसओसी 2022 की बैठक ऐसे समय हो रही है जब एलएसी भारत चीन के बीच बड़े बदलाव हो रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन युद्ध में उलझे हैं। पाकिस्तान में नई सरकार बनी है।
नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। 15 और 16 सितंबर को उज्बेकिस्तान में होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन में 8 एससीओ सदस्य देशों के नेता भाग लेंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईस भी शामिल हो रहे हैं। यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब लद्दाख सीमा पर भारत चीन के बीच विवाद है। यूक्रेन युद्ध में उलझे है पुतिन, पाकिस्तान नई सरकार बनी है। नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है। कई देशों के बीच के आपसी समीकरण फिलहाल बदले नजर आ रहे हैं। हाल ही में लद्दाख सीमा पर भारत चीन का सेनाओं का गोगरा हॉट स्प्रिंग पर डिसएंगेजमेंट पूरा हुआ है। इसके चलते उम्मीद की जा रही है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हो सकती है। एलएसी पर शांति बहाली और यथास्थिति बनाए रखने के लिए भारत और चीन के बीच 1993 और 1996 की संधि हुई थी। उसके बावजूद चीन ने भारतीय इलाके में घुसने की हिमाकत की। अगर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत होती है तो ऐसी घटना दोबारा ना हो, यह सुनिश्चित करने पर एक चर्चा अहम मुद्दा होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि NELM 2015 के बाद 2022 में अपडेट होकर आपके सामने है। इसकी लंबी प्रक्रिया होती है, तब दवाई इसमें शामिल होती है। इंडिपेंडेंट कमेटी तय करती है। 350 एक्सपर्ट और 140 बार कंसल्टेशन किया, तब ये लिस्ट तैयार हुई है। 6 साल के बाद आवश्यक दवाओं की नई लिस्ट जारी हो गई है। ये जब पर भारी नहीं पड़ेगी क्योंकि इस पर प्राइस कैपिंग लागू होगी। दरअसल 2015 के बाद अब 2022 में NELM ये लिस्ट जारी की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि NELM 2015 के बाद 2022 में अपडेट होकर आपके सामने है। इसकी एक लंबी प्रक्रिया होती है, तब जाकर कोई दवाई इसमें शामिल होती है। इंडिपेंडेंट कमेटी ये तय करती है कि 350 एक्सपर्ट और 140 बार कंसल्टेशन किया, तब यह लिस्ट तैयार हुई। इस लिस्ट में वो दवाइयां हैं जो सेफ्टी और एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से हैं। NPPA सीलिंग प्राइस तय करेगी। कंपनी दाम नहीं बढ़ा सकती। अनडिसेबल इन दवाइयों की कीमत बढ़ नहीं सकती। 384 दवाइयों में से करीब सब दवाइयां मिला दे तो 1000 से ज्यादा फॉर्मुलेशन होगा। इसकी प्राइस अभी रिवाइज होगी ताकि सबको सस्ती दवाई मिले। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने कहा कि यह बहुत अहम लिस्ट है। ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी केयर के लिए काफी अहम है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय सचिव राजेश भूषण ने कहा कि जो दवाई हमारे देश में अप्रूव्ड और लाइसेंस से प्राप्त है वही मेडिसिन इस लिस्ट में है। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं अगर एम्बुलेंस सेवा से जुड़े लापरवाही के मामले में रूट सामने आ रही है। इस बार कटनी जिले से सरकारी व्यवस्था की पोल खोलती हुई तस्वीर सामने आई है। कटनी में एक सड़क हादसे में घायल युवक को लेने के लिए एम्बुलेंस आधे घंटे से अधिक समय तक नहीं आई थी। मध्य प्रदेश सरकार का स्वास्थ्य विभाग का बजट भारी भरकम है, लेकिन लोगों को इसका लाभ नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ताजा मामला कटनी जिला का है, जहां खितौली रोड पर 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई। इसमें गैर तलाई निवासी महेश बर्मन गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल की हालत देख स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस को सूचना भी दी है, लेकिन आधे घंटे इंतजार के बाद भी मौके पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची तो मजबूरन जेसीबी चालक पुष्पेंद्र विश्वकर्मा ने इंसानियत का परिचय देते हुए घायल युवक को जेसीबी के पंजे पर लेटाकर अस्पताल पहुंचाया। जेसीबी चालक पुष्पेंद्र विश्वकर्मा ने बताया कि दुकान के सामने बाइक की भिड़ंत हुई थी। एम्बुलेंस और अन्य वाहन न मिलने पर जेसीबी से अस्पताल लाए गए। घटना के युवक का एक पैर फ्रैक्चर हो गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद घायल को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। मध्य प्रदेश में यहाँ कोई नया मामला नहीं है। यहाँ करीब हर जिले से हर तरह की तस्वीरें देखने को हर हफ्ते मिलती रहती हैं। अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं का सरकार का चाहे कितना भी दावा करे, लेकिन तस्वीरें सरकार दावे की पोल खेल रही है। शिवसेना वर्सेस शिवसेना गुट की लड़ाई लगातार जारी है। इसको और हवा मिली जब औरंगाबाद के बिडकिन शहर में, जहां से सीएम एकनाथ शिंदे का काफिला गुजरा था, वहां गौमूत्र छिड़कर पवित्र किया गया। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना समर्थकों ने वहां गौमूत्र को बाल्टी में भरकर और नींबू के पत्तों को छिड़क कर उस स्थान पर शुद्ध किया।
बता दें कि कुछ दिन पहले ही शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट में शामिल बागी विधायकों को इस्तीफा देने और चुनाव का सामना करने की चुनौती दी थी। आदित्य ठाकरे ने असंतुष्टों के इन दावे को खारिज कर दिया कि पूर्ववर्ती महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान उनसे और उनके पिता उद्धव ठाकरे से मिलना मुश्किल था। उद्धव ठाकरे ईवीएम सरकार में मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा उपलब्ध रहा हूँ। मुझे ऐसे विभाग आवंटित किए गए थे जिन्हें कोई नहीं चुनता, लेकिन अब आपकी महत्वाकांक्षाएं और दबाव होता है तो आप रास्ता अलग कर देते हैं। आदित्य ने कहा कि उन्होंने हमारे सहयोगी पर उनकी राजनीतिक किस्मत तबाह करने का आरोप लगाया। उन्होंने हिंदुत्व के बारे में बात की। कल वे मुझे हर दिन नीली शर्ट पहनने के लिए दोषी ठहरा सकते हैं। उन्होंने शिंदे खेमे और एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस सरकार में शामिल भारतीय जनता पार्टी को तुरंत चुनाव का सामना करने की चुनौती दी। उन्होंने कहा था कि आइए अब बीएमसी चुनाव का सामना करते हैं, कोई बात नहीं, इस्तीफा दें और चुनाव का सामना करें। हम जनता के जनादेश को स्वीकार करेंगे। मुंबई करों को पता है कि हमने कोविड-19 महामारी के दौरान शहर के लिए क्या किया है। बीजेपी ने जेडीयू को दूसरा झटका दिया है। जेडीयू के दमन दीव की पूरी इकाई बीजेपी में शामिल हो गई, जिसका 15 जिले पंचायत सदस्य भी बीजेपी में शामिल हो गए। इससे पहले मणिपुर में भी जेडीयू को बीजेपी ने झटका दिया था। मणिपुर के जेडीयू के 5 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। बिहार में रिश्ता तोड़ने के बाद से बीजेपी जेडीयू को लगातार झटके दे रही है। इससे पूर्व मणिपुर में जेडीयू के 6 में से 5 विधायक बीजेपी में शामिल हुए थे। सूत्रों के मुताबिक मणिपुर में जेडीयू के विधायक ने पार्टी छोड़ने और बीजेपी में शामिल होने का फैसला बीते दिनों बिहार में हुए राजनीतिक घटनाक्रम को ध्यान में रखकर किया गया था। ये विधायक बिहार में पार्टी की एनडीए गठबंधन से बाहर आने के फैसले से नाराज चल रहे थे। खास बात यह है कि मणिपुर में जेडीयू के विधायकों ने बीजेपी में शामिल होने का यह फैसला नीतीश कुमार के उस ऐलान के बाद किया, जिसमें उन्होंने मणिपुर में बीजेपी सरकार से अपना समर्थन वापस लेने की बात कही थी। बता दें कि नीतीश कुमार की जनता दल ने कुछ दिन पहले ही मणिपुर में भाजपा सरकार से समर्थन वापस लेने की बात कही थी। हालांकि बीजेपी सूत्रों ने कहा था कि इससे बीरेंद्र सिंह सरकार को कोई खतरा नहीं है। वर्तमान में 60 सीटों वाले विधानसभा में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को 55 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। इसमें जदयू के 6 सदस्य भी शामिल हैं। यहाँ अगर पार्टी समर्थन वापस ले भी लेती है तो यह सत्तारूढ़ गठबंधन की संख्या होगी, जो बहुमत का आंकड़ा 31 के काफी ऊपर है। ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में कल्याणी बात करें कि वाराणसी जिला की अदालत ने हिंदू पत्र की याचिका को जायज ठहराते हुए मामले की सुनवाई को योग्य माना है। इस मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी, लेकिन इससे पहले मुस्लिम पक्ष वाराणसी जिला अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देगी। बता दें कि वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 5 महिलाओं द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी चबूतरे की पूजा करने की याचिका को जायज माना था। वाराणसी की कोर्ट ने इस मामले में 22 सितंबर को सुनवाई करने की तारीख दी थी। वाराणसी जिला अदालत के फैसले पर मस्जिद पक्ष को क्या आपत्ति है? ज्ञानवापी मस्जिद इंतजामिया कमेटी के वकील रईस अहमद अंसारी ने कहा कि यह जजमेंट पूरी तरह से गलत है। हमारी आपत्ति मुख्य रूप से 2 बिंदुओं पर है। कोर्ट का यह कहना है कि मस्जिद संपत्ति वक्फ की संपत्ति नहीं, ये दूसरी तरह से गलत है। 1936 को दिन मोहम्मद केस में हाईकोर्ट ने माना कि ये वक्फ की संपत्ति है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नजदीकी निर्दलीय विधायक बाबूलाल नागर ने मंच से जनता को सीधा धमकाते हुए पुलिस से उठवाने की धमकी दे दी। बाबूलाल नागर ने लोगों को धमकाते हुए कहा कि किसी को नारा लगाना है तो केवल राजीव गांधी अमर है और अशोक गहलोत जिंदाबाद का ही नारा लगाना है। नागर ने सभा में लोगों से कहा कि कोई किसी के नारा नहीं लगाएगा। 2 नारे मैंने बताए हैं, राजीव गांधी अमर है और अशोक गहलोत जिंदाबाद। तीसरा कोई भी नारा नहीं लगाएगा। तीसरा नारा लगाना है तो फिर उठकर जा सकता है। फिर मुझे दोष मत देना। अगर किसी ने नारा लगा दिया तो पुलिस वाले उठाकर ले जाएंगे, बंद कर देंगे और सरकारी केस लग जाएगा। नागर ने आगे लोगों को नसीहत देते हुए कहा कि आपके ब्लॉक में कोई न्यूसेंस करे तो इशारा करो तत्काल में। कई बार पड़ोसी न्यूसेंस कर दे तो जिसने गलती नहीं की वह लपेटे में आ जाता है। पिछले 24 साल का इतिहास है। मेरे किसी कार्यक्रम में अनुशासनहीनता नहीं हुई और न मैं इसे बर्दाश्त करता हूँ।
बाबूलाल नागर दुदुकी जिस सभा में जनता को धमका रहे थे वह मुख्यमंत्री की सभा है। मुख्यमंत्री के आने से कुछ देर पहले ही नागर जनता को धमका रहे थे। दुर्द में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन करने के साथ कई विकास के कामों में लोकार्पण शिलान्यास भी किया। दूध में सचिन पायलट समर्थकों की अच्छी खासी संख्या है। बाबूलाल नागर को पायलट समर्थकों की नारेबाजी का डरा था। इससे पहले ही अच्छी तरह की तरह पड़ताल करने के अलावा जनता को भी दूसरे नेता के पक्ष में नारेबाजी नहीं करने के लिए पुलिस से उठवाने तक की धमकी दी थी। हिंदू धर्म के खिलाफ विवादित टिप्पणी को लेकर भाजपा ने डीएमके सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा की कड़ी निंदा की है। राजा के बयान के विवाद पैदा हो चुका है। राजा ने एक पत्रिका के कार्यक्रम में कहा कि चुनाव आयोग, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, प्रवर्तन निदेशालय और यहां तक कि संसद जैसे संस्थानों को इस सरकार ने बंधक बना लिया है। भाजपा ने सांसद राजा की हिंदू धर्म के प्रति अपमानजनक टिप्पणी की निंदा की। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामनाई ने ट्विटर पर कहा कि तमिलनाडु में राजनीतिक विमर्श की स्थिति दुखद है। द्रमुक सांसद ने एक बार फिर एक समुदाय के खिलाफ नफरत फैला दी है। इसका एकमात्र उद्देश्य दूसरों को खुश करना है। इन नेताओं को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानसिकता है। लगता है कि वे तमिलनाडु के मालिक है। इन नेताओं की एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानसिकता है जो सोचते हैं कि वे तमिलनाडु के मालिक है। सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए द्रमुक नेता राजा ने कहा कि संविधान के मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता। अन्नामलाई ने ट्विटर पर एक वीडियो साझा किया है। इसमें सांसद ए राजा को कथित और भड़काऊ टिप्पणी करते हुए सुना जा सकता है। अन्नामलाई ने ट्विटर पर एक वीडियो साझा किया। इसमें राजा को कथित और भड़काऊ टिप्पणी करते सुना जा रहा है। आम आदमी पार्टी आप प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को अहमदाबाद में एक ऑटो रिक्शा चालक के घर पर भोजन किया। ऑटो चालक के घर पहुंचने से पहले केजरीवाल को गुजरात पुलिस के साथ मौखिक रूप से झगड़ा करना पड़ा क्योंकि उन्हें सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए ऑटो रिक्शा में यात्रा करने से कुछ समय के लिए रोक दिया गया था। इससे पहले केजरीवाल ने एक ऑटो रिक्शा चालक का अहमदाबाद से अपने घर पर रात के खाने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया था। बताया जाता है कि वह शाम करीब 7:30 बजे होटल में निकला और अपने ऑटो रिक्शा चालक के घर पहुंचने की योजना बनाई। पुलिस ने आपके राष्ट्रीय संयोजक को रोका जिसको तीखी नोकझोंक हुई। बाद में एबीपी नेता को ऑटो चालक के घर जाने की अनुमति दी गई। एक पुलिस अधिकारी ऑटो रिक्शा चालक के पास बैठा जबकि 2 पुलिसकारों ने तिपहिया वाहन को बचा लिया। उनके संशोधन के बाद शहर के घाटलोडिया इलाके में रहने वाले विक्रम दंतानी नाम के ऑटो रिक्शा चालक ने केजरीवाल को उनके घर पर खाना खाने का अनुरोध किया। मैं तुम्हारा प्रशंसक हूं। मैंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा जिसमें आप पंजाब में एक ऑटो चालक के घर खाना खाए गए थे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में कथित शिवलिंग होने के मामले में सुनवाई करने पर वाराणसी की जिला कोर्ट ने सोमवार को मुहर लगा दी है। वाराणसी के जिला जज एक विशेष की अदालत ने ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि उनकी कोर्ट इस मामले में सुनवाई जारी रखेगी। कोर्ट ने इस बड़े फैसले के बाद कई नेताओं के बयान आए लेकिन इसमें कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने चुप्पी साध रखी है। विपक्ष की ओर से कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया है। दूसरी ओर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी ने कोर्ट के फैसले को निराशाजनक करार दिया है। दरअसल मुस्लिम पक्ष की ओर से कोर्ट में ज्ञानवापी श्रृंगार शौर्य मामले में इस बात को चुनौती दी गई थी कि यह मामला सुनवाई करने योग्य है या नहीं। इस पर कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह मामला उपासना स्थल अधिनियम और वक्फ अधिनियम के लिहाज से वर्जित नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सौफुल्लाह रहमानी ने एक बयान में कहा कि ज्ञानवापी संबंध में जिला अदालत का प्रारंभिक निर्णय निराशाजनक और दुखदायी है। आज के स्पीड न्यूज में बस इतना है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारी वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है। इसी उद्देश्य के साथ आप खबरों को राष्ट्रपति के साथ देखते रहिए। नमस्कार। बोल धरती जयकारा, गगन है सारा गूंजा रे।